Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. And this session is about this conservation and biodiversity. मैंने ये जो एक चैप्टर है हमारा 12th NCERT बायोलॉजी में, और एज ऑल ऑफ यू नो कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हर एक JKSSB के एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, राइट। और स्पेशली JKSSB एग्ज़ाम में, और फॉरेस्ट का जो कल सिलेबस निकला उसमें भी है, ये कैटेगोरिकली ये है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज़ वेरी क्रूशल सेशन फॉर एवरी एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. One of the ex situ conservation methods for endangered species is wildlife sanctuaries, biosphere reserves, cryopreservation, national parks. Choose the right answer. सबसे पहले कुछ वर्ड्स इसमें है जो आपको पता होने चाहिए। एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है जो हम नेचुरल हैबिटेट से बाहर करते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म होता है, कोई फॉर एग्जाम्पल जानवर है, उसका अपना नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, राइट। तो उसका जो अपना घर है ना, बेसिकली कुदरती, वो फॉरेस्ट में रहता है। लेकिन फॉरेस्ट से बाहर जब हम उसको कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। अगर हम नेचुरल हैबिटेट में करेंगे ना, तो जब हम नेचुरल हैबिटेट से बाहर करते हैं उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। और जब विद इन नेचुरल हैबिटेट, जो उसकी अपनी जगह है, घर है, वहीं पे उसका कंजर्वेशन करेंगे, उसको हम, वो हो गया ना विद इन नेचुरल हैबिटेट, उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर, इन सिटू हो गया अपने नेचुरल हैबिटेट में। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक्स सिटू कंजर्वेशन है। मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर वाला जो हम कंजर्व करते हैं ऑर्गेनिज्म को, किसके लिए? एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। ऐसी कुछ स्पीशीज है हमारे पास जिनको खतरा है खत्म होने का। अब उनको हमें जितना हम उनको कंजर्व करेंगे ना, उतना वो बढ़ जाएंगी, उनकी पॉपुलेशन और बढ़ जाएंगी। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज को अगर हम कंजर्व करना है तो हमारे पास दो तरीके, एक हो गया इन सिटू और दूसरा हो गया एक्स सिटू। यहाँ पे हमें एक्स सिटू देखना है। तो आउट ऑफ नेचुरल हैबिटेट कौन सा है इनमें से? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? ऑब्वियसली वो नेचुरल सेटिंग में होती है। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहीं पे होती है जहाँ पे जानदारों की नेचुरल हैबिटेट होती है। बायोस्फीयर रिजर्व्स भी उससे भी बड़ा एरिया होता है, वो भी नेचुरल हैबिटेट होता है। नेशनल पार्क उनका छोटा होता है। ऐसे नेशनल पार्क होगी, उसके बाहर होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व होगा। नेशनल पार्क में बिल्कुल भी मतलब बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ा ईजी होती है रेस्ट्रिक्शन, बायोस्फीयर रिजर्व में कम रेस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन वाइल्ड जो नेशनल पार्क होती है ना, उनमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं काम, नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है? सबसे पहले ये है एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब ये आउट ऑफ नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट हम कंजर्वेशन करते हैं। दूसरा इसमें ये है कि ये क्या होता है क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रियो हो गया लो टेम्परेचर। क्या हो गया? लो टेम्परेचर। जब भी आप क्रियो वर्ड देखेंगे, प्रिजर्वेशन हो गया बचाना। तो क्रियो प्रिजर्वेशन या क्रियो कंजर्वेशन किसको हम बोलते हैं? एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ हम ऑर्गेनिज्म का टिश्यू हो, सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, हम क्या करते हैं, ये लो टेम्परेचर्स में रखते हैं, सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको कंजर्व करने के लिए। इसमें जो कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे ख़त्म हो सकता है वो सेल और टिश्यू, तो उनको हम स्टॉप करते हैं, उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। तो उसको हम बोलेंगे क्रायोप्रिजर्वेशन। जब हम फ्रोज करते हैं, उनको लो टेम्परेचर में रखते हैं, सो दैट कि वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंजर्व हो जाए, ठीक है, शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या नहीं होता है? फोना इज कंजर्व्ड, फ्लोरा इज कंजर्व्ड, सॉइल एंड फ्लोरा इज यूटिलाइज्ड, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। तो इनमें से मुझे बताओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एक इन सिटू कंजर्वेशन है, वो बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में जब हम कंजर्व करेंगे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या नहीं होता है इनमें से? क्या फोना को हम कंजर्व करते हैं? फोना हो गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। क्या हो गया? डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। तो क्या फ्लोरा को हम कंजर्व करते हैं? फ्लोरा हो गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। क्या? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स को हम फोना बोलते हैं। तो क्या हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स को कंजर्व करते हैं? क्या हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को कंजर्व करते हैं? क्या सॉइल और प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं?
क्या हंटिंग प्रोहिबिट होती है? तो इनमें से हमें बोलना है क्या नहीं होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एंड द राइट आंसर इज, देखो हंटिंग ऑब्वियसली प्रोहिबिट होगी, तभी तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे ना, सो दैट कि इनको मार ना सके कोई। फोना को कंजर्व किया जाता है, फ्लोरा का भी कंजर्व किया जाता है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी कंजर्व किया जाता है। हंटिंग को बैन किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सॉइल एंड फ्लोरा को यूटिलाइज नहीं किया जाता है, उसमें बस हम कंजर्व करते हैं, बाकी कुदरती तौर पे जो प्रोसेस चल रही है उनको चलने देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर हियर। ठीक है, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया इज, सबसे पहली नेशनल पार्क कौन है जो इंडिया में डेवलप की गई? नंबर 1 इज गिर नेशनल पार्क। ये कहाँ पे गिर नेशनल पार्क? ये है गुजरात में। साथ साथ एडिशनल पॉइंट नोट करते जाओ। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क और ये बना एस्टैब्लिश की गई 1936 में। ठीक है, जिम कॉर्बेट एक नेचुरलिस्ट था, एनवायरमेंटलिस्ट था, उसके नाम पे रखा गया। फिर उस हेली नेशनल पार्क को नाम चेंज किया गया, बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क को बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था 1936 में। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्क कौन सा है जो इंडिया में डेवलप किया गया? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। Question number 4. Which one of the following pairs of geographical areas show maximum biodiversity in our country? हमारी कंट्री में इन चार ऑप्शंस में चार ऑप्शंस में चार जियोग्राफिकल एरियाज देखे। इन जियोग्राफिकल एरियाज में से मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमारी कंट्री में कौन दिखाता है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होती है डाइवर्स, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पे होंगे। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स कहाँ जहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। लेकिन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो मैं क्यों इतनी सारी पॉइंट्स बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी क्लास में कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको समझना है। छोटे बच्चे जैसे समझते हैं ना ABC, वैसे समझो। ठीक है, तो इनमें से किस जियोग्राफिकल एरिया में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में? पहला जियोग्राफिकल एरिया क्या देखे? सुंदरबन एंड रन ऑफ कच्छ। ये दो क्या है? इन दो में एक सिमिलरिटी है, आप बता सकते हैं इन दो में क्या? कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखो मुझे, क्या इनमें क्या कौन सी सिमिलरिटी है? सुंदरबन और रन ऑफ कच्छ है ना, ये मैंग्रोव एरियाज है। क्या है? मैंग्रोव एरियाज। सुंदरबन जो है ना, ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। नॉलेज लेते जाओ। रन ऑफ कच्छ है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में है, दूसरे नंबर पे गुजरात में है। दोनों कोस्टल स्टेट्स में है, दोनों कोस्टल स्टेट्स है ना। उसके बाद दूसरा रीजन देखिए, ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो ऑब्वियसली सुंदरबन, ये तो मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन को गलत हो गया। चलो फिर भी ईस्टर्न घाट्स होता है ईस्टर्न साइड से, जो बे ऑफ बंगाल और कोस्ट के बाद वाला रीजन है। जैसे ये हमारा साउथ इंडिया है। एक सेकंड, ये मैं यहाँ पे रब करूँगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा दिस इज आवर सदर्न इंडिया। यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है। ओके, यहाँ वेस्टर्न घाट्स है माउंटेन रेंज, ये ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश साइड है, तमिलनाडु, यहाँ पे केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो दिस इज ईस्टर्न घाट, जो बे ऑफ बंगाल और एक कोस्टल रीजन है इसके बाद आता है। ठीक है, तो ये है ईस्टर्न घाट्स। इसकी पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची भी नहीं होती और कंटिन्यूस भी नहीं होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है उसमें। तो क्या ये एरिया इसमें है ज़्यादा मैक्सिमम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? और इस ऑप्शन के साथ क्या लिखा गया है? वेस्ट बंगाल भी लिखा गया है। वेस्ट बंगाल ईस्टर्न घाट्स के ऊपर है। ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे, ऐसे ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, ये है, ये ऐसे हमारा सॉर्ट ऑफ, सॉरी ओहो ये तो सारा गायब हो गया। ये देखो,
ये ईस्टर्न हिमालयाज है, यहाँ से ईस्टर्न हिमालयाज यहाँ से, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको दिखाया, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे, ये सदर्न इंडिया है, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे अरेबियन सी के इल्गुसा में। देखो ये जो ईस्टर्न घाट्स मैंने अभी दिखाया ना, यहाँ पे ज़्यादा रेन नहीं है, यहाँ पे रेन डेफिसिट होता है। लेकिन ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, मूनसून पहले यहीं पे जाता है, ये बहुत ही हाईली यहाँ पे रेन होता है। तो वेस्टर्न घाट्स में बारिशें बहुत होती है, अगर बारिशें बहुत होगी डाइवर्सिटी भी बहुत होगी। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज, क्या यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। नीचे क्या देखिए, पंजाब और केरला। आपको पता है केरल में एक पार्ट आता है वेस्टर्न घाट्स का, और पंजाब में ज़्यादातर कल्टीवेशन होती है, वहाँ पे फॉरेस्ट को कट किया गया। क्यों, वहाँ पे राइस और वीट कल्टीवेशन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी। एंड द आंसर इज शाबाश, ईस्टर्न हिमालयाज में और वेस्टर्न घाट्स में। बेसिकली ईस्टर्न हिमालयाज का कॉन्सेप्ट यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में होती है। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है, और यहाँ जो ये है ना वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे होती है। तो जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होंगी, ठीक है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। तो ईस्टर्न हिमालयज एंड वेस्टर्न घाट्स इज द राइट आंसर, इसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको कितने सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में लिखना कि कैसा लगा आपको ये आज का सेशन, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इज थ्रेटनेड बाय। जो हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, जैसे राइस है, वीट है, ये है बीन्स है, लिग्यूम्स है, ठीक है, पल्सेस है, कॉटन है, या बाकी चीज़ें, ठीक है। तो जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स है ना, उनमें जेनेटिक जो हमारी जेनेटिकली बायोडाइवर्सिटी है ना, जो डिफरेंट काइंड्स है, वो किससे थ्रेटन हो जाती है, मतलब उसको थ्रेट किस चीज़ का है, कम कैसे हो जाएगी वो, क्योंकि कम होना एक गलत बात है। ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। क्या जब हम हाई यील्डिंग वेराइटीज, जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम क्या किया था, हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स लाए थे, क्यों, वो हमें क्या कर देते थे, ज़्यादा पैदावार देते, क्या उनसे उनको थ्रेट होता है। इंटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करना, अमोनिया, डायमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस्ड खाद हम बहुत डालते हैं, क्या उससे खतरा है। एक्सटेंसिव इंटर क्रॉपिंग, अगर हम एक के बाद एक, पहले एक लाइन में एक क्रॉप यूज़ करेंगे, फिर दूसरा क्रॉप, फिर से वो क्रॉप ऑल्टरनेटिव लाइन्स में, तो क्या हम अगर इंटर क्रॉपिंग करेंगे उससे खतरा है। इंटेंसिव यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, या अगर हम बहुत ज़्यादा बायोपेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड हो गई लेकिन बायो वाला पेस्टिसाइड, जो पेस्ट्स की दवाई होती है, पेस्ट को कम करने की दवाई। तो क्या लगता है आपको, हमारी जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कैसे खत्म, क्या कौन सा थ्रेट है उसको। एंड द राइट आंसर इज शाबाश, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। देखो सब लोग अगर हाई यील्डिंग वेराइटी, जिसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं, अगर हम सब लोग हाइब्रिड का इस्तेमाल करेंगे ना, वो लैब्स में बने होते हैं ना, उनको जो है मॉडिफाई किया होता है। जो हमारी नेचुरल वेराइटीज़ होती है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको हाई यील्डिंग वेराइटीज़ तो ज़्यादा देती हैं, लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे ना, तो नुकसान ये है कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हमारी क्रॉप्स की ख़त्म होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हर कोई चाहता है उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा हो, तो वो हमेशा सीड्स लेता है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो उसको यील्ड ज़्यादा देता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। चलिए देखो, यहाँ पे आप बोलो कि मैम फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करना भी हार्मफुल है, वो है हार्मफुल इन द सेंस ऑफ पोल्यूशन, विद रेस्पेक्ट टू पोल्यूशन वो हार्मफुल है, पेस्टिसाइड यूज़ करना या ये करना। और लेकिन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। अगर हम क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। एक एरिया में प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करने का मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है। अगर आप चाहते हैं कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी, यहाँ पे जो डिफरेंट किस्में हैं प्लांट्स की, वो कंजर्व हो रहे, तो उसका मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है। बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व, बाय क्रिएटिंग बॉटनिकल गार्डन्स, बाय डेवलपिंग सीड बैंक्स, बाय टिश्यू कल्चर मेथड। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, अगर आपको प्लांट डाइवर्सिटी को, एक एरिया के पर्टिकुलर एरिया के प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे क्या है उसके लिए।
आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? एंड यस द राइट आंसर है क्या, बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व। ऑब्वियसली उस पर अटेंशन भी ज़्यादा रहेगा और कोई छेड़छाड़ भी नहीं होगी, नेचुरली खुद ही ग्रो हो जाएगा वो। अगर हम बॉटनिकल गार्डन्स क्रिएट करेंगे वो तो हो गया आर्टिफिशियली, सीड बैंक भी तो हो गया एक्स सिटू, टिश्यू कल्चर ये सारा हो गया ना फिर एक्सिटू कल्टीवेशन ही। तो इनसिटू कल्टीवेशन सबसे बेस्ट रहता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो क्रिएट करना होता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व एक एरिया को डिक्लेयर किया जाता है जो उनका नेचुरल एरिया होता है। तो ये हो गया इनसिटू कंजर्वेशन, हमेशा बेस्ट रहती है इनसिटू कंजर्वेशन। प्लांट्स भी जो है ग्रो करते हैं बहुत अच्छे से। Moving to another question, which group of vertebrates comprises the highest number of endangered species? वर्टिब्रेट्स में आपको पता है दो किस्में, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा किसका है नंबर, किसका एंडेंजर्ड स्पीशीज सबसे ज़्यादा किस में है? वर्टिब्रेट स्पीशीज में इनमें से ये सारी वर्टिब्रेट्स है ना, इनमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज किसकी है जिनको खतरा है ख़त्म होने का? नंबर 1 फिशेस, सेकंड रेप्टाइल्स, थर्ड बर्ड्स और फोर्थ मैमल्स। बताइए सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज मैमल्स को। मैमल्स, मैमल्स कौन होते हैं? वो अपने बच्चे को दूध देते हैं ना। शाबाश, तो मैमल्स इज द राइट आंसर हियर। ओके, शाबाश। इसमें आपको साइंस भी आता है, इकोलॉजी एनवायरमेंट भी आता है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द वर्स्ट डेंजरस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ इज बाय, ऑप्शन ए सबसे खतरनाक डेंजरस जो थ्रेट है ना वाइल्ड लाइफ को, जो वाइल्ड में जानदार रहते हैं उनको किससे है सबसे ज़्यादा? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, ओवरग्रेजिंग, एक्सोटिक स्पीशीज। कि अगर उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा, जैसे अगर हम फॉरेस्ट्स को काट देंगे उससे ज़्यादा थ्रेट है, या उनको हम हंटिंग पे हम जाएंगे उनको मारने, क्या उससे थ्रेट है? या अगर हम कैटल ज़्यादा घास चराने लेंगे ओवरग्रेजिंग कर, क्या उससे? या अगर हम कोई और स्पीशीज़ लाएंगे एक्सोटिक स्पीशीज़, या उससे? सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो होता है ना वो मोस्ट डेंजरस थ्रेट होता है। अब मुझे बताओ, आप ओवर ग्रेजिंग करो या हंटिंग करो या एक्सोटिक स्पीशीज लाओ, उससे तो सारे खत्म नहीं होंगे ना। लेकिन जब आप उनका घर ही उजाड़ देते हो, जैसे फॉरेस्ट्स को ही आप खत्म करते हो, आप डिफॉरेस्ट्रेशन करते हो, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है वाइल्ड एनिमल्स का। फिर वो आते हैं पॉपुलेटेड एरियाज में, फिर मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट होने का खतरा होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ध्यान से सुनो, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। हमेशा एग्जाम्स में जो है ना एनसीईआरटी के वैलिड आंसर्स भी होते हैं और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स के आने के चांसेस भी होते हैं। एनसीईआरटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। न्यू अप्रोच टू कंजर्वेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, नया अप्रोच क्या है? जो नया अप्रोच है कंजर्वेशन के लिए, जो रिसेंट वाला अप्रोच है उसमें क्या आता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किस चीज़ को एस्टैब्लिशमेंट करना? सेंचुरीज को, बायोस्फीयर रिजर्व्स को, नेशनल पार्क को, रिजर्व फॉरेस्ट्स को। एंड यस द राइट आंसर विल बी रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व्स। इनका बायोस्फीयर रिजर्व्स का न्यू अप्रोच टू कंजर्वेशन, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, आई मस्ट से बायोस्फीयर रिजर्व इज द वन ऑफ द बेस्ट way to conserve, but I will check if it is new approach or not. But yes, it is a new approach because आपने देखा होगा हमारे पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है? 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स है हमारे, सॉरी हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में, है ना? आई थिंक यस 18 है। और उनमें से हमारे पास मैप प्रोग्राम में भी, यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में भी बहुत है। शाबाश। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? आप मुझे कमेंट सेशन में आंसर कर लेना, ठीक है। हर एक बच्चा करेगा क्योंकि मैं कमेंट्स को ना पूरा खुद मॉनिटर करती रहती हूँ, ठीक है। हर एक बच्चे का कमेंट्स पे पढ़ती हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट बाय, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्या होती है वाइल्ड लाइफ के लिए? लैक ऑफ प्रॉपर केयर, मास स्केल हंटिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल क्लाइमिटी। एंड द राइट आंसर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। क्योंकि देखो क्लाइमिटी हमेशा नहीं आती है ना, लेकिन नेचुरल हैबिटेट्स अगर आप डिस्ट्रक्ट करोगे, आप बेसिक चीज़ ही जब उखाड़ रहे हो ना, फिर वो जिएंगे किस पे और उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मोर देन 70% ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड बायोटिक कंपोनेंट्स आर, 70% से ज़्यादा जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब बायोटिक हो गए ना जानदार कंपोनेंट्स,
जितने भी रिकॉर्ड किए गए हैं 70% से ज़्यादा उनमें से क्या है? ऑप्शन ए एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, नन ऑफ द अबव। एंड यस द राइट आंसर इज एनिमल्स। एनिमल्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर आपने कभी डिस्कवरी वाली चैनल देखी होगी या बाकी कुछ चैनल्स देखी होंगी, हमें तो लगता है, इंसानों को लगता है हम हैं, हमें कुदरत ने बनाया, हम सबसे सुपीरियर है एंड ऑल दैट। अगर आप देखेंगे समंदर के नीचे जब यू 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 वॉच दोज वीडियोज, जब समंदर के नीचे इंसान देखता है, वहाँ पे तो एक अलग ही दुनिया है। देर आर आई मस्ट से ट्रिलियन, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज देर। मछलियों की कितने स्पीशीज है वहाँ पे, क्या पहाड़ दिखते हैं ना। ओके, प्लांट कंप्रोमाइज नॉट मोर देन, कंप्राइज होगा, प्लॉट कंप्राइज नॉट मोर देन 20% ऑफ टोटल स्पीशीज, 22% ऑफ टोटल स्पीशीज, 32% ऑफ टोटल स्पीशीज, 30% ऑफ टोटल स्पीशीज। प्लांट्स की तादाद कितनी होती है टोटल? 22%। 22% ऑफ टोटल स्पीशीज से ज़्यादा नहीं है प्लांट्स। प्लांट्स है ऑलमोस्ट 22% ऑफ टोटल स्पीशीज, जो जितनी भी जानदार स्पीशीज है एनिमल्स की, प्लांट्स की, ऑर्गेनिजम्स की। क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, यूजुअली न्यूज़ में रहता है क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर ज़्यादा होता है। ये कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान। देखो, मैंने आपको जब कंट्रीज पढ़ाई, मैंने कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए, उसमें मैंने आपको दिखाया ऐसे पेयर शेप्ड एक कॉन्टिनेंट, दिस इज साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है ना। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ से सदर्न ओशन है, यहाँ से पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज देखो, वेनेजुला देखोगे, कोलंबो, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, यहाँ पे बोलोविया, यहाँ पे ब्राज़ील है। ठीक है, ज़्यादातर अमेजन फॉरेस्ट का ज़्यादातर ब्राज़ील में होते हैं। ये बहुत सारी कंट्रीज में फैले हुए, इस वाले रीजन में अमेजन फॉरेस्ट है। यहाँ ये इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक होता है। यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन्स जो भी है ना, उनमें एक तो तापमान ज़्यादा रहता है, जब इवापोरेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे बारिश, एवरी आफ्टरनून वहाँ पे बारिश होती है, तो थ्रू आउट द ईयर। तो इक्वेटोरियल रीजन में फिर इसीलिए जो है डाइवर्सिटी भी बहुत होती है और घने जंगल होते हैं। तो अमेजन फॉरेस्ट बहुत घना जंगल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है क्योंकि ट्रॉपिक्स में लाई करता है, इक्वेटर से आई मस्ट से इक्वेटर से थोड़ा नीचे हो गए। और ये कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है, राइट। ओके, इंडिया पाकिस्तान दोनों एशिया में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्रीज होती है, एक तो यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, राइट। चले आगे देखते हैं। सो यस द राइट आंसर इज बी, साउथ अमेरिका। कॉफी ब्राजील में बहुत निकलती है, शुगर कैन भी बहुत बनता है ब्राजील में। ठीक है, वेनेजुला में ऑयल रिजर्व्स बहुत है। एटाकामा डेजर्ट भी साउथ अमेरिका में, सॉरी हाँ, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। इंसिटू कंजर्वेशन रेफर्स टू, इंसिटू कंजर्वेशन में हम किसको बोलते हैं? ऑन साइट कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, कुड बी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया इंसिटू कंजर्वेशन, ऑन द साइट कंजर्वेशन, मतलब जो बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में ही, नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हम कंजर्वेशन करते हैं, उसको हम इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। जब नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर करते हैं उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे जीन बैंक, एक बैंक बनाया, सॉरी सीड बैंक या जीन बैंक, जीन्स का एक बैंक रखा या सीड्स का बैंक रखा, या क्रेओ प्रिजर्वेशन या क्रेओ कंजर्वेशन। ठीक है, शाबाश। या बॉटनिकल गार्डन्स। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एंडेमिज्म रेफर्स टू। एंडेमिज्म हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। क्या एंडेमिज्म हम बोलते हैं कि जब कोई स्पीशीज सिर्फ एक रीजन में होगी और बाकी कहीं पे नहीं मिलेगी। दूसरा, स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड ऑल्सो फाउंड एनीवेयर एल्स। स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है और बाकी कहीं पे भी मिलेगी। स्पीशीज ऑफ ऑल वेराइटीज, या हम एंडेमिज्म बोलेंगे कि हर एक वेराइटी की जब स्पीशीज होती है, या नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको, एंडेमिज्म हम किसको बोलते हैं? एंड यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। हम बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं ये है, दिस प्लांट इज एंडेमिक टू इट, दिस प्लांट इज एंडेमिक टू इन, दिस प्लांट इज एंडेमिक इन या एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। इसका मतलब होता है कि जो ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स रीजन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका अपना रीजन है वेस्टर्न घाट्स। सो ऑप्शन ए इज हियर द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सारा? शाबाश। तो दीज वर MCQs। तो इसी के साथ हम फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। ठीक है, टू हैव अ गुड होल्ड ऑन दिस चैप्टर।
क्वेश्चन नंबर 1, द डाइजेस्ट इज अ डाइवर्सिटी ऑफ जीनस विद इन स्पीशीज। किसको हम बोलते हैं? एक स्पीशीज में जब जीनस डाइवर्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी हम फिर किसको बोलते हैं? जब हमारे पास एक स्पीशीज में जीनस की डाइवर्सिटी होती है। वी हैव अ नंबर ऑफ जीन्स, डाइवर्स जीन्स एक स्पीशीज के, तो हम उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, मूविंग टू अनदर, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वाइल्ड लाइफ की अब जब हम बात करते हैं ना, तो जो वाइल्ड में रहते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या आएगा? एनिमल्स भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। ठीक है, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भूलना नहीं, कभी आप गलतियां करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओके, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी एट द डाइजेस्ट लेवल। स्पीशीज डाइवर्सिटी किस लेवल की डाइवर्सिटी होती है? ऑब्वियसली स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी होती है। हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होती है ना, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल, दिस क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, राइट। तो स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, जब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज होती हैं। जब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स होते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। रिपीट हो गया। ओके, देयर आर मोर देन डाइजेस्ट स्पीशीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ। तो जो है ना आंट्स की, देयर आर मोर देन डाइजेस्ट स्पीशीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ। चोंटियाँ जो होती हैं, तो 20,000। इंसानों को लगता है बस हम हैं और कोई नहीं है, थोड़े से पेड़ पौधे हैं और कोई जानवर है, हमें बस इतना ही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कायनात बनाने वाला ना, वो सारी स्पीशीज को चलाता है। तभी मैं बोलती थी कि दिस टू शैल पास, कोई वक्त बुरा वक्त आता है जाने के लिए। ठीक है, तो 20,000 स्पीशीज ऑफ चोंटियाँ है हमारे अर्थ पे। ठीक है, कैन यू इमेजिन इट? ओके, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स ऑफ स्पीशीज रेंज फ्रॉम 20 to digest मिलियन। अगर हम एस्टिमेट करेंगे कितनी स्पीशीज होंगी अर्थ पे, तो टोटल 20 to 50 मिलियन स्पीशीज होंगी। देखो कितनी है। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर। जो हम अगर हम हर 10 एनिमल्स लेंगे प्लेनेट पे, 7 उनमें से इंसेक्ट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है फिर? इंसेक्ट्स है। हर 10 एनिमल्स में से 7 इंसेक्ट्स हैं। The relation between species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular। अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे कि स्पीशीज रिचनेस, मतलब स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है कि डाइवर्स स्पीशीज होना, और एक एरिया में क्या रिलेशनशिप होगी? फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा। तो टैक्सोनॉमी जहाँ पे वाइड होगी, बहुत वैरायटी होगी टैक्सोनॉमी की, तो उसमें क्या, कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अगर हम ग्राफ बनाएंगे कि स्पीशीज रिचनेस कितनी है और उस एरिया में टैक्सोनॉमी कैसी है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ग्राफ। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज प्रपोज्ड बाय, बायोडाइवर्सिटी वाली टर्म जो है, ओहो बैटरी इसकी लो हो गई, ये किसने प्रपोज की? एक सेकंड, लेट मी चेक, चार्ज पे लगा कि नहीं। यस, तो जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, ये किसने प्रपोज किया? WG रॉसन ने। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम द डाइजेस्ट टू इक्वेटर। तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ की ओर इंक्रीज होती है? जब हम पोल्स से इक्वेटर की ओर आते हैं। फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज की, ये देख लीजिए, ऐसे हमारे अर्थ है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इसका और ये वाला एरिया ना, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और नीचे, इसको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा रहता है। तो टेम्परेचर जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा होती है। तो जितना हम पोल्स की ओर जाएंगे ना, ठंड बढ़ती है। तो पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। पोल्स पे ठंड बहुत होती है, वो बर्फ़ से ढके होते हैं। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे कम होती है, यहाँ पे सबसे ये लो होती है बायोडाइवर्सिटी, राइट, पोल्स पे। और जितना पोल से हम इक्वेटर की ओर आएंगे ना, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमने जियोग्राफी में भी पढ़े होंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, डाइजेस्ट पार्क्स आर रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली। कौन से? नेशनल पार्क्स।
नेशनल पार्क्स में हम सिर्फ एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, उन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये थी फिल इन द ब्लैंक्स। इसके साथ साथ हम करेंगे कुछ और पॉइंट्स, वो हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। राइट, नेशनल पार्क्स आर रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली। क्या ये सही है या गलत है? अभी मैंने आपको बोला ओके, नेशनल पार्क्स आर रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली। देखो ये किस सेंस में लिखा गया है, या तो ये गलत है या वो गलत है, लेकिन दोनों सेंस अगर देखेंगे ना तो ठीक है। नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं, हमारा फोकस होता है, यूजुअली हम नेशनल पार्क से बनाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन प्लांट्स को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, चलो डिस्ट्रक्शन डिफॉरेस्टेशन करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको चेक करूंगी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा। ऑब्वियसली अगर हम ओनली जो भी ओनली वाले स्टेटमेंट होते हैं वो यूजुअली गलत होते हैं। ठीक है, शाबाश। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन प्लान्ड इन इंडिया। तो बेसिकली ये पुराना टेक्स्ट बुक है, तो अभी नंबर बढ़ गया है, हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा है। डिफॉरेस्टेशन मेक्स फ्लड्स एंड ड्रॉट्स मोर फ्रीक्वेंट। ये बिल्कुल सही, जितना हम जंगल को काटेंगे ना उतने फ्लड्स आएंगे, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो फ्लड्स को रोकते हैं और मॉइस्चर जाता है ट्रांसपायरेशन से, और उससे क्या होता है, बारिशें होती है, तो ड्रॉट भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, जितना डिफॉरेस्टेशन होगा उतने फ्लड्स आएंगे, उतने ड्रॉट्स भी होंगे। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज प्रपोज्ड बाय W.G. रोसन इन 1985। यहाँ W.G. रोसन ने ही, अभी हमने देखा था, उन्होंने टर्म दी थी, ये 1985 में उन्होंने दी है। डिफॉरेस्टेशन डज नॉट लीड टू ऑल्टरनेट ऑफ लोकल वेदर कंडीशंस। ऑल्ट्रेशन, ये ऑल्टरनेशन नहीं है, ऑल्ट्रेशन, ये ऑल्ट्रेशन है, तो ये एक फॉल्स है, क्योंकि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे ना, अगर हम जंगलों को काटेंगे ना, जो हमारा लोकल वेदर पैटर्न होता है, लोकल वेदर कंडीशंस होते हैं, वो चेंज हो जाती है, उनमें चेंज आती है, और वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। Secured groves are found in खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। क्यों? जो मेघालय है ना, ये कौन सी, ये एक है 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जो स्टेट है ना, उनमें से एक है मेघालय। मेघालय में ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, खासी और जयंतिया ट्राइब्स रहते हैं इन खासी और जयंतिया हिल्स में। ठीक है, और वहाँ पे सेक्योर जो ग्रूव्स है ना, क्योंकि ट्राइबल जो है ना वो नेचुरल फोर्सेस को प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो फॉरेस्ट्स को भी वर्शिप करते हैं, तो सेक्योर ग्रूव्स ज़्यादातर वहाँ पे मिलते हैं। उस वजह से क्या होता है, कंजर्वेशन भी होती है उन प्लांट्स की और उन एनिमल्स की, है ना, तो इसलिए ये सही है। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड इन 1990 एट रियो दी जेनेरो। जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, आई थिंक इसका 1992 है, और जो एक्ट आया है फिर 2002 में ही आया है ना, तो लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल सही, ये इसलिए फॉल्स है, बिल्कुल ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि ये 1992 में हुआ था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये रियो दी जेनेरियो कहाँ पे आ गया आपको पता है? ये ब्राज़ील की एक सिटी है, ब्राज़ील जिसको आप बोलते हो, ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिकन कंट्री, जहाँ पे मैंने बोला कि अमेजन फॉरेस्ट्स हैं, तो वहाँ पे एक ये हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 1992 में हुआ था, ना कि 1990 में, तो इसलिए ये फॉल्स है। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन 2002 एट जॉन्सबर्ग। तो ये बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हुआ ना वो 2002 में हुआ जॉन्सबर्ग में। और जॉन्सबर्ग कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। एंड जो क्वेश्चन था इससे पहले नेशनल पार्क्स का, यहाँ पे वहाँ पे आप याद रखना, नेशनल पार्क्स में फ्लोरा एंड फोना दोनों को कंजर्व किया जाता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। हाउएवर वहाँ पे ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स बैन है और वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं अलो है, मतलब आप कोई राइस नहीं उगा सकते, वीट नहीं उगा सकते, वहाँ लोकल पॉपुलेशन वहाँ वो उगा नहीं सकते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि नेशनल पार्क में सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ फोना होता है या एनिमल्स होता है ओनली, वो गलत है। वहाँ पे दोनों फोना एंड फ्लोरा दोनों को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स उनमें से एक गलत था, फिल इन द ब्लैंक वहाँ पे गलत ऑप्शन लिख के था। मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली वर्ल्ड में बहुत सारी जो है स्पीशीज है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है, वन वर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखो।
वन वर्ड क्वेश्चंस में है, व्हाट डू यू मीन बाय हिटेरोजेनिटी? होमोजेनिटी होता है मतलब सेम होता है सब कुछ, ठीक है। हिटेरोजेनिटी मतलब होता है इमेंस डाइवर्सिटी, जब आपके हिटेरो मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे जेनिटी मतलब कि आपको बहुत डाइवर्सिटी है, हिटेरोजेनिटी मतलब आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होंगे, ठीक है। सो हिटेरोजेनिटी मतलब होता है इमेंस डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्स जब चीज़ें होंगी आपके पास, ठीक है। व्हाट आर द लार्जेस्ट अमेजोनियन मेन फॉरेस्ट्स फाउंड, वेयर आर द, तो अमेजोन फॉरेस्ट्स कहाँ पे, लार्जेस्ट अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, एंड यस साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा वो रीजन ब्राज़ील में आता है, और ब्राज़ील कॉफ़ी वहाँ पे निकलती है, सबसे ज़्यादा शुगर निकलता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में अमेजोन फॉरेस्ट है। ओके, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्ड ऑन द अर्थ आर एनिमल्स, जो कि हमने उससे पहले देखा। 22% ऑफ टोटल स्पीशीज ऑफ द अर्थ कंप्राइज ऑफ प्लांट्स, 22% प्लांट्स, ठीक है। नेम वन कंट्री लोकेटेड नियर द इक्वेटर विच हैज़ नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। मैंने बोला ना इक्वेटोरियल रीजन में बायोडाइवर्सिटी भी बहुत होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, बारिशें भी ठीक ठाक होती है, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती है किस में, बायोडाइवर्सिटी में। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कोलंबिया। ये कोलंबिया कहाँ पे है बताइए कमेंट सेक्शन में। द ग्राफ बिटवीन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज हाइपरबोला, जो हमने देखा। Who found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass? Till मैंने ये found किया है। More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants. तो that means 25% से ज़्यादा जो मार्केट में ड्रग्स बेचे जाते हैं ना, वो हम कहाँ से बनाते हैं, प्लांट्स के डेरिवेटिव से, जो प्लांट्स की चीज़ें निकलती हैं वहाँ से, जैसे वहाँ से जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो बहुत सारे, तो उनसे दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड, ऑब्वियसली ये 1992 में हुआ था, रियो दी जेनेरो में, ब्राज़ील में ये कन्वेंशन हुआ था। वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002, वो हुआ था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ओके, तो मैच द फॉलोइंग। अरावली हिल्स क्या है, देखो इंसिटू कंजर्वेशन हमें देखनी है, एक्सिटू कंजर्वेशन देखिए, खासी हिल्स, अरावली हिल्स, सरगुजा, और यहाँ से ऑप्शन है मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऑन साइट एंड ऑफ साइट। देखो अगर हम अप्रॉक्सीमेट आंसर की देखिए, इंसिटू हो गया विद इन नेचुरल हैबिटेट तो हो गया ऑन साइट, एक्सिटू हो गया आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट तो हो गया ऑफ साइट, ठीक है। खासी हिल्स कहाँ पे होती है, मेघालय में, खासी हिल्स, जयंती हिल्स मेघालय है, और मेघालय कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये है ना, ये ऐसे बाजू जैसे इंडिया की, तो यहाँ पे मेघालय है, असम के बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे जयंती और खासी हिल्स है। अरावली हिल्स जो है ना, अरावली राजस्थान में है, ठीक है। अरावलीज जो होती है ना, अरावली हिल्स वो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा को टच करती है। सो सरगुजा क्या हिल्स है ये, फिर ये मध्य प्रदेश इसका आंसर आएगा। सो लेट्स चेक द आंसर कितना हम सही हैं। हाँ बिल्कुल सही है। देखो इंसिटू कंजर्वेशन हो गया जो हम ऑन साइट कंजर्वेशन करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, एक्सिटू कंजर्वेशन हो गया ऑफ साइट कंजर्वेशन जो हम करते हैं आउटसाइड नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट। खासिया हिल्स कहाँ पे है, मेघालय में, जयंतिया हिल्स भी मेघालय में है। अच्छा, डाफला हिल्स, मिशमी हिल्स वो अरुणाचल प्रदेश में, पढ़ा होगा आपने। अरावली हिल्स कहाँ पे है, राजस्थान साइड, दिल्ली साइड। सरगुजा मध्य प्रदेश, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मे बी दीज आर ऑल्सो द हिल्स, आई विल चेक इट, ठीक है। तो आई होप दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग टू यू पीपल, एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये सीरीज सेशन कैसा लगा। शैल आई कंटिन्यू सेशंस लाइक दिस एंड ऑन व्हाट different topics, mention that also. And yes, I am really very much thankful to all of you that you are giving me immense love, immense respect and immense response, and I'm really very happy that whenever I teach you this reasoning and all that, or computers or English, and you give a lot of response and you people are practicing questions and writing answers in the comment section, and it gives me immense happiness and joy. So I wish you a very very good life and a very very great results, and thank you so much. All the best.